हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन सर्किल का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे और काफी लंबे समय के अंतराल के बाद आज अपन वापस से सर्किल का एक लास्ट टॉपिक जो रह गया था बच्चों लेक्चर नंबर 12 कुछ बच्चों का या मेरे कुछ स्पेशल बच्चों का ये था कि सर पहले आप सर्किल को कंप्लीट कर दो, उसके बाद फिर आप पैराबोला एलिप्स ये भी आपको करने हैं, क्योंकि आईआईटी का जो पेपर होगा बच्चों, अब जो आईआईटी का 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक का जो कार्यक्रम चलेगा उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ठीक है बच्चों, तो आज अपन सर्किल का लेक्चर नंबर 12 जो कि लास्ट लेक्चर है ये सर्किल के ऊपर, उसको आज अपन फिनिश करते हैं। इसमें बच्चों देखो लेक्चर नंबर 11 में लास्ट लेक्चर जो 11 था उसमें अपन ने बात की थी 2 पॉइंट। लेक्चर नंबर 11 में एक तो ऑर्थोगोनल कंडीशन पढ़ी थी अपन ने, ठीक है बच्चों, और एक अपन ने पढ़ा था कॉमन टेंजेंट। तो ये दो टॉपिक अपन ने बच्चों लेक्चर नंबर 11 में डिस्कस किए थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे क्या, रेडिकल एक्सिस या रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चों क्या, रेडिकल एक्सिस को तो बोलते हैं मूलाक्ष, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, मूलाक्ष, और रेडिकल सेंटर को क्या बोलते हैं, मूलाक्ष केंद्र। तो ये अपन बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में अपन क्या बात करेंगे, रेडिकल एक्सिस, फिर आपका ये चैप्टर खत्म सर्किल का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों देखो अपन ने लास्ट पॉइंट ये बात किया था कि कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन अपन को कराने हैं ना। कॉमन टेंजेंट देखो बच्चों, मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, हल्का सा रिपीट। तो बच्चों देखो क्या है अपने पास कॉमन टेंजेंट, जैसे दो सर्किल है, एक सर्किल ले रहा और एक सर्किल ले रहा, ठीक है बच्चों। अब इनके ऊपर जो अपन टेंजेंट खींचेंगे तो कितने प्रकार से टेंजेंट खींच सकते हैं, तो एक टेंजेंट तो ये खींचेगा, ठीक है, एक टेंजेंट ये इधर खींचेगा, ठीक है मेरे बच्चों, और टेंजेंट ये खींच सकता है और टेंजेंट ये खींच सकता है। तो कितने टेंजेंट हो गए इसमें, 4 टेंजेंट हो गए जब दोनों सर्किल्स कहां पे हो, बाहर स्थित हो, एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करे, वो वाली कंडीशन में कितने टेंजेंट खींच गए, 4 कॉमन टेंजेंट है। अब 4 कॉमन टेंजेंट में से ये दो टेंजेंट है, इनका नाम अपन बोलते हैं क्या, डीसीटीज, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या फर्क होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में जो सर्किल्स के सेंटर्स होते हैं वो एक ही ओर स्थित होते हैं। जैसे बच्चों ये जो डीसीटीज है, ये वाली लाइन जो डीसीटीज है, इस सर्किल के सेंटर C1 और C1 C2 एक ही तरफ स्थित है, इधर की तरफ, और इस वाली लाइन के लिए उधर की तरफ, तो दोनों एक ही ओर स्थित है, ठीक है, सेंटर्स अलग अलग नहीं है, तो इनको अपन डीसीटीज बोलते हैं। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, टीसीटीज, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसे अपन बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब बच्चों देखो टीसीटीज में क्या फर्क होता है, कि टीसीटीज जो होती है यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है, उसमें सर्किल के जो सेंटर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। देखो बच्चों एक दूसरे के अलग एक दिशा में नहीं, डीसीटीज के लिए तो दोनों एक दिशा में, और टीसीटीज के लिए, ये टीसीटीज है देखो अलग अलग दिशा में, ये टीसीटीज है देखो अलग अलग दिशा में, समझ आया बच्चों। तो इसके ऊपर अपन बहुत सारे अपन ने 4-5 केस लेके डिस्कस कर चुके थे। तो जो बच्चे मेरा लेक्चर नंबर 12 सीधा ही देख रहे हैं तो उनसे मैं बोलूंगा कि आप लेक्चर नंबर 11 को भी देखें एक बार, इस लेक्चर को समझने से पहले। लेक्चर नंबर 11 में बोलता हूँ कि लेक्चर नंबर 10 को देखो, लेक्चर नंबर 10, तो ऐसे बच्चों देखना तो आपको स्टार्टिंग से होगा जो बच्चे सर्किल पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो अपन को करने हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो बच्चों फिर मैंने इसमें देखो
डीसीटीज और टीसीटीज के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और उस क्वेश्चन में मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। बता देखो आपको बोला है कि दो व्रत कर्म से x² प्लस y² प्लस 2g1x माइनस a² बराबर 0 तथा x² प्लस y² प्लस 2g2x माइनस a² इक्वल टू 0 परस्पर लंबकोणीय ऑर्थोगोनल यानी लंबकोणीय प्रतिच्छेद, परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो व्रत है कर्म से, ये वाला और ये वाला परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं। अब बिंदु 0, a तथा 0, -a से वृत्त के उभयनिष्ठ, देखो बिंदु से वृत्त के उभयनिष्ठ रेखाओं पर डाले गए लंबों के गुणनफल का मान होगा, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया बच्चों। तो बच्चों दो व्रत आपको दे रखा है और दोनों व्रत कैसे दे रखा है आपको, परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद है ना। और इन परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद की कंडीशन देखो, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन मैंने पढ़ाई थी लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है बच्चों। अब दो बिंदु आपको दे दिए ये और ये, इन बिंदुओं से वृत्त पे उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं पर डाले गए लंब, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या होती है, कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट जो अपन खींचेंगे, तो देखो जो इसी क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में दोनों ही टॉपिक आ गए, लेक्चर नंबर 11 के ऑर्थोगोनल कंडीशन भी आ गई और कॉमन टेंजेंट भी आ गई, ठीक है। डाले गए लंबों के गुणनफल, तो बच्चों देखो मैंने क्या माना कि दोनों व्रत, पहले इसका कच्चा चित्र बना लेते अपन। तो जैसे दोनों व्रत है, एक व्रत ये रहा और एक व्रत ये रहा, ठीक है। दोनों व्रत आपस में क्या कर रहे हैं, लंबकोणीय, ठीक है। अब देखो बच्चों जब लंबकोणीय कर रहे हैं, अब ये कंडीशन हो गई, अब इसमें ये हो गया सेंटर को मिलाने वाली रेखा। बच्चों ये वाली कंडीशन बताइए मैंने आपको कि कॉमन टेंजेंट जब दो वृत्त आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जैसे इसका सेंटर मैंने C1 लिया, इसका सेंटर मैंने C2 लिया, तो बोलो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बच्चों देखो इसमें तो आपको चलो बोल दिया कि परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, लेकिन मान लो आपको दो वृत्त दे दिए, समीकरण दे दिया, अब आज से बोला जाएगा बताओ ये दो वृत्त आपस में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या दोनों अलग अलग है, क्या दोनों स्पर्श कर रहे हैं, क्या दोनों काट रहे हैं, क्या दोनों एक दूसरे के अंदर स्पर्श कर रहे हैं, या क्या एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर स्थित है, कंटेन कर रहा है। समझ आए बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तो इस प्रकार की कई सिचुएशन बन सकती है, तो वो सारे कंडीशन अपन कैसे चेक करते हैं वो लेक्चर नंबर 11 में अपन बहुत अच्छे से सीखा है कि देखो बच्चों इसकी रेडियस क्या है R1 और इसकी रेडियस क्या है R2 ये। अब बच्चों देखो यहाँ पे C1 C2 जब अपन लेंगे दो बिंदुओं के मध्य यानी केंद्र, दोनों केंद्रों से मध्य की दूरी आपको क्लियर दिख रही है क्या है, R1 प्लस R2 से क्या होनी चाहिए छोटी और R1 माइनस R2 से क्या होनी चाहिए बड़ी। ये कंडीशन आपकी आई थी जब दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये चीज अपन ने पढ़ी थी।
चलो फिर अपन ने ये बात की थी, ये तो कंडीशन हो गई दोनों वृत्त आपस में। फिर इसके ऊपर टेंजेंट जो अपन खींचते हैं, कितने टेंजेंट खींचते हैं इसके ऊपर? उभयनिष्ठ, दो ही उभयनिष्ठ खींचते हैं ऐसे, और यहाँ कई लाइन पे जाके एक दूसरे से टकराएंगे, कट करते हैं। ये समझा बच्चों? तो कितने टेंजेंट खींचते हैं इसके ऊपर? दो ही कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, और वो दोनों कॉमन टेंजेंट का नाम क्या होगा? डीसीटीज। क्या नाम होता है उनका? डीसीटीज। ठीक है बच्चों, इसमें क्योंकि इसमें क्या टीसी30 खींचेगा क्या? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींचता है क्या? नहीं खींचेगा, केवल दो ही टेंजेंट खींचेंगे, और दोनों क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट C1 C2 को मिलाने वाले रेखा पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करते हैं कोई बिंदु P पे। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ चुके बच्चों, ठीक है। और फिर ये भी अपन ने पढ़ चुके, जो बिंदु P होता है वो C1 C2 रेखाखंड को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, बाह्य विभाजित करता है। किस अनुपात में? इनके त्रिज्याओं के अनुपात में। जैसे इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, अच्छा इसकी अपन ने R1 मानी, इसकी त्रिज्या हमने R, तो यहां से R2 और यहां से ये R1। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो ये सब चीजें अपन ने डिस्कस कर चुके थे, कैसे अपन थीटा निकालेंगे। तो बच्चों मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 11 अच्छे से देखना आप, लेक्चर नंबर 12 जो बच्चा पहली बार देख रहा है, तो लेक्चर नंबर 11 को अच्छे से समझना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में तो ये चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दी बच्चों। अब बच्चों देखो, सबसे पहले अपन लेंगे दोनों वृत्त। तो एक वृत्त का समीकरण आपको दे रहा है x² y² प्लस 2gx है ना बच्चों, माइनस a²। तो बच्चों मैंने ये वृत्त ले लिया, तो पहला x1 जो आपको दे रखा है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है बच्चों ना, आइडेंटिकल। तो मैं x² प्लस के y² प्लस के 2g1x माइनस के a² बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो बताओ आप इसका सेंटर क्या होगा? तो इसका सेंटर हो जाएंगे x से गुणांक आ जाएंगे माइनस के g1, और y का गुणांक है नहीं तो 0। ओहो, तो बच्चों y का मान 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये सेंटर कहां पे लाइज करेगा? x अक्ष पर। कहां पे लाइज करेगा? x अक्ष पर। ये बात समझ आ गई बच्चों आपके? ओके चलो ठीक है। रेडियस बोलो, इसकी रेडियस कितनी रहेगी? r1 इज इक्वल टू, रेडियस हो जाएगी रूट g1 का स्क्वायर, है ना बच्चों? सूत्र तो मालूम है ना, रूट g² प्लस f² माइनस के c। f तो है नहीं, और माइनस c, तो c कितना है? माइनस के a², तो माइनस माइनस प्लस के a², ये हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है बच्चों, चलो अब सेकंड सर्किल, ये आइडेंटिकल का सिंबल होता है इक्विवेलेंट का। सेकंड सर्किल की इक्वेशन कितनी जाएगी आपको? x² प्लस y² प्लस 2g2x माइनस के a² बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब बोलो इसका सेंटर, बोलो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो इसके सेंटर पे जाएंगे माइनस के g2, 0, है ना बच्चों? और बोलो ये भी कहां हो जाएगा? x अक्ष पे जाएगा, ये भी कहां स्थित होगा बच्चों? x अक्ष पे स्थित होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके रेडियस बोलो, इसकी रेडियस r2 कितनी जाएगी? g2² प्लस के a²। समझ में आया बच्चों? चलो अब इसको मैं मिटा लेता हूं। थोड़ा सा बच्चों ये इसका जैसे ये वो होगा ना,
चलो बच्चों, अब देखो बच्चों अपन क्या करेंगे कि ये दोनों सर्किल्स ऑर्थोगोनली वो कर रहे हैं, तो ऑर्थोगोनली की कंडीशन अपन चेक करेंगे। तो बच्चों ऑर्थोगोनल जब दो वृत्त x1 बराबर 0 व x2 बराबर 0 परस्पर लंबकोणीय प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनके बीच का जो संबंध होगा वो क्या संबंध होता है बच्चों? 2g1 g2 प्लस f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये बच्चों अपन करा चुके देखो ये सब चीजें ना, तो इसको आप अच्छे से देखो नोट डाउन करना या लेक्चर नंबर 11 को प्रिफर करना। 2g1 की वैल्यू कितनी है? g1 की वैल्यू g1 ही है, g2 की वैल्यू g2 ही है, और f1 प्लस f2 तो है ही नहीं इसमें, तो 2g1 g2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है? माइनस a स्क्वायर, और c2 की वैल्यू कितनी है? माइनस a स्क्वायर, तो माइनस के 2a स्क्वायर। बच्चों ये c1 c2 ये अचर पद है ना, ये वाला c1 c2 नहीं है, ये c1 c2 तो अपन ने केंद्र के बिंदु को डिनोट कर रखा है, प्रदर्शित कर रखा है, और इस वाले में जो c1 c2 आता है ये तो एक फॉर्मूला है, तो इसमें जो c1 c2 आता है ये तो अचर पद को दिखाता है। ठीक है बच्चों, माइनस के 2, अब 2 से तो 2 बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा अपने पास? g1 g2 इज इक्वल टू माइनस के a स्क्वायर। ये अपने पास एक कंडीशन आ गई। साथ में बच्चों देखो लंबकोणीय का मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लंबकोणीय में क्या होता है कि जैसे एक सर्किल है और ये दूसरा सर्किल है, आपस में एक दूसरे को मान लो क्या कर रहे हैं? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये सर्किल जैसे x2 है और ये सर्किल x1 है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे x2 पे खींची गई जो स्पर्श रेखा है, x2 पे खींची गई स्पर्श रेखा वो कहां से गुजरेगी? वो x1 के सेंटर से गुजरेगी, तो ये हो जाएगी इसकी रेडियस, इस वाले सर्कल की। समझ में आया बच्चों? ऐसे क्या होता है कि इस पॉइंट पे x1 पे खींची गई स्पर्श रेखा, x1 पे खींची गई स्पर्श रेखा कहां से होकर गुजरेगी? x2 के सेंटर से, तो ये वाली जो दूरी रहेगी वो जाएगी इसकी रेडियस r2। ठीक है, टेंजेंट की दूरी ना बच्चों, यानी इस वाले सर्किल पे इस वाले बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा x दूसरे वाले सर्किल के केंद्र से होके गुजरेगी। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ये और ये अपने दूरी थी c1 और c2, ये पॉइंट था p, तो पाइथागोरस कंडीशन लग जाएगी, तो बोला क्या जाएगा? c1 c2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। और इसी को जब अपन हल करेंगे इसके अकॉर्डिंग मानेंगे माइनस g1 माइनस f1, और ये जब लगाएंगे तो ये सूत्र बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको रफली ओरली बता दिया। चलो अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, आगे इसको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे? अपने ही कुछ कंसीडरेशन मान लेते हैं। ऐसे मान लो, ठीक है, ये सर्किल है, ये तो पता लगे दोनों सर्किल कहां पे? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बच्चों? कुछ कंसीडर मान लेंगे, कुछ डेटा जो है वो अपन खुद मान के इसको हल करेंगे। तो मैंने कुछ डेटा मान लिया, देखो बच्चों इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ डेटा माना। कंसीडर है ना, वैल्यू ऑफ g1 g2 and a such that these value are satisfy of this equation, कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए? इस वाले इक्वेशन को क्या करे? वो सेटिस्फाई करे। तो मैं कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मानूंगा g1 g2 a की, इस प्रकार से मानूंगा कि ये इस वाले कंडीशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो देखो बच्चों कुछ ही मान लो, जैसे आपकी इच्छा जो कुछ मान लो ना,
मैंने सबसे पहले इसको आप कंसिडर कर लो। जैसे मैंने ए की वैल्यू मान ली, ए की वैल्यू मैंने ली कितनी, 6 ले लो, ए की वैल्यू 6 ले ली, ठीक है। तो ए की वैल्यू जब मैंने 6 ले ली तो बोलो कितना जाएगा ये राइट हैंड साइड जो होगा वो जाएगा माइनस के 36। अब मैं यहाँ दो नंबर लेना है, दो में से अब ये तो पता लग गया कि इधर माइनस आ रहा है तो इसमें दोनों में से एक तो माइनस का लेना पड़ेगा। तो एक तो मैंने माइनस के ले लिए कितने, 4 ले लू, माइनस के 4, और G2 की वैल्यू क्या ले लू, 9 ले लू, तो 9 चौक 36 माइनस 36 समझ में आएगा बच्चों, ऐसे अपन कर सकते हैं। तो G1 की वैल्यू मैंने क्या ले ली, माइनस के 4, एंड G2 की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 9। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने यही वैल्यू क्यों ली, आप अपने अकॉर्डिंग ले लो। बच्चों देखो जो आपके मन में है वो करो, इसलिए कंसीडर, अब कंसीडर ये मैंने करा है, आप अपने अकॉर्डिंग करो। करना ऐसे है कि सच दैट दीज वैल्यू आर सेटिस्फाई ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ऐसी वैल्यू रखना है कि LHS बराबर RHS को सेटिस्फाई करे, ठीक है बच्चों। चलो अब इस बेसिस पे इस डेटा के अकॉर्डिंग बच्चों देखो ये वाले जो डेटा है, ये वाला डेटा, इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग यहां पे वैल्यू रखेंगे G1 G2 की वैल्यू अपन यहां पे रखेंगे और ये सर्किल के सेंटर्स को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो पहले सेंटर्स क्या था अपने पास, यहां पे लिख देता हूं मैं। तो पहले सेंटर्स था अपने पास इक्विवेलेंट है ना, माइनस के G1 0, अब G1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4, तो जाएगा 4 0, ठीक है बच्चों। और रेडियस कितनी रहेगी, पहले रेडियस G1 स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, और a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36 ना, a स्क्वायर ये लो, तो ये कितना जाएगा बच्चों 36 और 16 कितना हो गया 52, 52 हो गया ना बच्चों, देखो ठीक है। अब 52 क्या होता है, 13 चौक 52, तो 4 बाहर आ जाएगा तो कितना जाएगा ये 2√13, 2√13, ठीक है बच्चों। चलो ऐसे अपन इसका कर लेंगे, ऐसे अपन इसका करेंगे, तो बोलो इक्विवेलेंट करो। G2 की वैल्यू कितनी है 9, तो जाएगी माइनस के 9 0। अब रेडियस की वैल्यू निकालो, तो 9 9 81 प्लस a स्क्वायर कितना होगा 36, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117। तो 117 में 9 का भाग जा रहा है, देखो मतलब 117 को 13 से करेंगे तो 9 इंटू 13, 13 में 117, अब 9 बाहर आ जाएगा कितना जाएगा 3√13, 3√13, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया, तो यहां तक पहला पॉइंट समझ आ गया कैसे अपने कंडीशन चेक करी, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन इसको डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम अपन बनाते हैं, कैसे इसका डायग्राम बनता है फिर आगे चलते हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ इस वाले क्वेश्चन का। बच्चों ये पूरा एडवांस का क्वेश्चन है, पूरा टोटली एडवांस ही नहीं, ये ओलंपियाड का भी क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन इस प्रकार डील करेंगे। तो पहला खड़ा हो गया लंबकोणीय कंडीशन से अपन ने इस सर्किल की ये अपन ने चेक कर ली। अब बात करेंगे अपन किसकी, इसके कॉमन टेंजेंट की, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो देखो बच्चों पहले अपन चलेंगे, ये एक्स एक्स पे है, ये भी एक्स एक्स पे, तो दोनों के सेंटर एक्स एक्स पे है, तो एक्स एक्स बना दो, ये बना दिया मैंने एक्स एक्स, दोनों के सेंटर कहां पे एक्स एक्स पे, एक के सेंटर पे 4,0 पे, किस पे है 4,0 पे, तो ये हो गया अपने पास 4,0, ठीक है। किसका सेंटर है C1 का, और इसकी रेडियस कितनी हो गई 2√13। बच्चों रेडियस कौन सी ज्यादा है, ये कि ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये छोटा वाला गोला बनेगा, मतलब मैंने इसको ये बना दिया, ठीक है। ये सर्किल हो गया अपने पास एक्स का, और इसकी रेडियस कितनी हो गई बच्चों, इसकी रेडियस हो गई 2√13। अब बच्चों देखो ये, अब ये वाला जो होगा ये ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों आपस में,
अच्छा इसकी रेडियस बोलो कितनी, मतलब इसका सेंटर बोलो कितना, -9,0। तो -9,0 कहां ले लिया मैंने, यहां ले लिया, -9,0 ये हो गया सेंटर सी पे, ठीक है। और इसकी रेडियस इससे ज्यादा है तो ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, और इसको ये ऑर्थोगोनली कट करेगा, ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया x2 बराबर 0, इसकी रेडियस हो गई कितनी मेरे बच्चों, 3√13 इसकी रेडियस हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों क्या होगा कि इस पे अपन क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, तो कॉमन टेंजेंट खींचेंगे अपन ने, तो वैनिश। अब बच्चों ये कट रहे तो देखो, अब ये दो ही कॉमन टेंजेंट खींचेंगे, एक कॉमन टेंजेंट ये आ गया और एक कॉमन टेंजेंट आपका ये आ गया, और दोनों सेम पॉइंट से क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये चीज तो अपन पढ़ा ही चुके, ठीक है बच्चों। तो दो कॉमन टेंजेंट खींचेंगे इसके, और ये इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने अपन को, देखो अपन को इक्वेशन निकालनी किसकी, ये इसकी डीसीटीज की, ठीक है। और घनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तभी तो वो बिंदु जो आपको दे रखे है 0,a और 0,-a। अब चलो ये वैल्यू रख दो, बोलो 0,a कितना जाएगा, a की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, 6 मानी थी, तो 0,6, और ये कितना जाएगा 0,-6। तो ये दोनों बिंदुओं से अपन इन स्पर्श रेखाओं पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे और उनका गुणनफल, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये -9,0 4,0, तो बच्चों इसकी जो ये रेडियस होगी कितनी है, 2√13, और इसकी ये रेडियस होगी कितनी है, 3√13। समझ आया बच्चों ये चीज। चलो अब क्या करेंगे अपन, यहां से बच्चों देखो एंगल थीटा निकाल लो। अच्छा पहले ये देखो ये कितना होता है, P बिंदु निकालेंगे, P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक बाह्य विभाजित करता है ये, ठीक है। अब बाह्य विभाजित किसको करता है, ये C1 C2 को, C1 C2, तो C1 कितना है, ये अपने पास -9,0 और C2 कितना है अपने पास 4,0 को बाह्य विभाजित करता है, को बाह्य विभाजित करता है कौन, P, किसने अनुपात में, इनकी रेडियस के अनुपात में। तो इसकी रेडियस कितनी है 2√13, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3√13, ये, ठीक है बच्चों। P निकालेंगे अपन, तो P कैसे निकालते हैं, देखो भाई मतलब एक्सटर्नल इंटरसेप्ट का जो निर्देशांक निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे कि 3√13 को किस किस के बीच में स्थित है, ये दो बिंदुओं के बीच में, तो ये कहां पे अटैक करेगा, इस वाले पे। तो 3√13 का 4 से करेंगे तो कितना जाएगा 12√13, ठीक है। फिर माइनस लगा दो, लगा दिया। अब 2√13 का माइनस के 9 के साथ करेंगे तो प्लस के 18, मतलब माइनस के 18 तो माइनस प्लस के 18√13 डिवाइडेड बाय 3√13 माइनस के 2√13, फिर बच्चों 3√13 का 0 के साथ करेंगे, y कोऑर्डिनेट 0, फिर -0 बटे 3√13 माइनस 2√13, यही होगा बच्चों। अब देखो 18 और 12 कितने हो गए, 18 और 12 30√13 हो गए बच्चों, बटे 3√13 में से 2√13 है तो √13 बचेगा, कॉमा 0। अब गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया ना ये चीज अपने। अब √13 से √13 कट जाएगा तो ये जाएगा 30,0। तो बच्चों इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 30,0 इसके निर्देशांक आ गए। समझ आया बच्चों। तो ये तो सिंपल से बाह्य विभाजन कराया अपन ने ना, बाह्य जो एक्सटर्नल अपना इंटरसेप्ट है, यानी रेखाखंड AB को बिंदु P बाह्य विभाजित करता है, एक्सटर्नल डिवाइड करता है, तो इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे वो तरीका दिएगा। तो ये आ गया 30,0। अरे मैं बच्चों चलो अब बिंदु P आ गया। अब बच्चों देखो मैंने आपको सिखाया है कि इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि आप क्या मान लो, इस m मान लो, ढाल इसकी m मान लो, और बिंदु कहां से जा रहा है 30,0 से, तो 30,0 से जा रहा है और ढाल इसकी कितनी है मतलब m, तो क्या जाएगी इक्वेशन इसकी, तो dct की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1 कितना है 30। तो आपके पास आ गया y इज इक्वल टू mx
-30m या बच्चों। फिर अपन ने क्या बोला कि m कैसे निकालोगे, अब आप m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए अब आप क्या करोगे कि कंडीशन चेक करोगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर होगी, 2√13 की। तो एक कंडीशन चेक करो, या फिर मैं आपको सीधी चेक करा सकता हूँ। बोलो सीधा कैसे, आप क्या निकालो, ये देखो ये कर आपको क्या दे रखा है, एस अक्ष दे रखा है, तो आप ये वाला एंगल निकालो थीटा। जब आप ये वाला एंगल थीटा निकालोगे तो आप इसकी ढाल निकालोगे एम, ये एस अक्ष से, ढाल हमेशा एस अक्ष से तो निकाला जाता है। तो ये वाला एंगल निकालना आपको सिखाया ही मैंने, कैसे एंगल निकालते हैं। तो बोलो ये एंगल थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, r1 - r2 अपॉन c1 c2। यही होता है बच्चों। कैसे करते थे इसको निकालने के लिए, इसको अपन ने t1 t2 माना, एक वाले किसी भी वृत्त के केंद्र से दूसरे वाले पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे केंद्र से, ये लंब डाला। अब ये लंब ये लंब ये लंब, तो ये भी लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, है ना बच्चों। ये चीज सिखा दिया ना मैंने आपको अच्छे से। तो ये 90 हो जाएगा, तो ये एंगल अपन थीटा, तो ये वाली लाइन इससे जो एंगल थीटा वाला ये वो एंगल थीटा ही होगा। अच्छा ये पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस बराबर होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ज्यादा में से कम, यानी r1 - r2 या r2 - r1, और ये कितना जाएगा c1 c2। तो इसे बता चुका बच्चा मैं ये, तो बच्चों ये सारी चीज बता चुका मैं। देखो कितना मिनट हो गया अपन को एक क्वेश्चन करने में, ये फटाफट फटाफट। अब r1 - r2 क्या है, सिंपल कि 3√13 में से 2√13 गए तो कितना बचेगा, √13 बचेगा, बटे c1 c2 यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब जो एस एक्स के दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, तो 9 4 13 हो, सिंपल। अरे दो बिंदु है ना, एस एक्स पे है, तो 9 4 13। अच्छा ये अलग अलग होते हैं, एस एक्स पे नहीं होते, कोई दूसरे अलग स्थित होते किसी काट में, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी तो सूत्र निकाल के लगाते। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब बोलो यहां से कितना जाएगा, ये 1/√13 कितना आ जाएगा, ये 1/√13। चलो अब ढाल निकालिए, tan थीटा, तो tan थीटा कितना जाएगा बच्चों, देखो ये अपने पास sin थीटा है, थीटा लंब कितना है अपने पास 1 और कर्ण कितना है √13। आधा निकालना है तो आधा कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर यानी 13 - 1, तो ये जाएगा √12। ये समझ में आया बच्चों, तो √12 हो जाएगा ना ये। आगे बच्चों समझ आया ना कैसे अपन कर रहे हैं। चलो तो tan थीटा कितना जाएगा, लंब बटे आधा, तो 1/√12 ये होगा अपने पास 1/√12 tan थीटा ने ढाल आ गई इसकी। अब अच्छा देखो अपन क्या करेंगे यहां से, बच्चों तो यहां देखना आपके पास, तो जो आपके ये बिंदु यानी रेखा का समीकरण क्या जाएगा अपने पास, तो थीटा इधर वाला ये थीटा है 1/√12। ठीक है बच्चों, तो अब इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, है ना। तो बच्चों देखो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हमेशा अपन ढाल हमेशा कहां से लेते हैं, एक्सिस की धनात्मक दिशा से। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना जाएगा, पाई माइनस थीटा। अरे कितना जाएगा बच्चों, पाई माइनस थीटा ना। तो पाई माइनस थीटा अब अपन डालेंगे एंगल में, तो ये एंगल कितना जाएगा ऋणात्मक, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इसकी, पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा ना, तो नेगेटिव लेना है। तो इस वाली इक्वेशन के लिए नेगेटिव, और इस वाली के लिए तो देखो बच्चों ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, डबल होता है, सिंपल बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल थीटा, तो इस वाली इक्वेशन में जाएगी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ढाल पॉजिटिव हो जाएगी और इसके लिए ढाल हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ढाल पॉजिटिव नेगेटिव, तो इक्वेशन बोलो कितनी हो जाएगी पॉजिटिव के लिए, तो y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई 1/√12 x माइनस 30 अपॉन √12। ये आ गया बच्चों। अब इसको अपन √12 को ऐसे कर लो, तो 4 3 12, तो 2√3 आ जाएगा ना बच्चों, तो ये जाएगा 2√3 y इक्वल टू x, यहां से चला जाएगा इधर ही आ जाएगा माइनस के 30, भाई √12 कॉमन लेके इधर भेज देना। चलो तो x बराबर कितना जाएगा, ऐसे x बराबर -2√3
30 मतलब 2√3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपने पास क्या, लाइन की इक्वेशन। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों देखो ये तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ढाल एक तो यहाँ पे माइनस आ गया तो एक क्या बन जाएगी, यहाँ पे जो प्लस आएगा, तो दोनों ही अपन ने इक्वेशन निकाल ली। ठीक है बच्चों, तो दोनों इक्वेशन अपन निकाल चुके। अच्छा माइनस के आएगा तो ये माइनस के जब अपन रखेंगे वैल्यू इसमें तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो x को अपन क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो प्लस के, ये प्लस के होंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों ये चीज है ना। चलो अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे कि इन दोनों रेखाओं पे बिंदु क्या दे रखा है आपको, ये बिंदुओं से, इन बिंदुओं से डाले गए लंब का अपन को गुणनफल निकालना है। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो, अपन से ये नहीं बोला कि कौन सी इक्वेशन आपको लेनी है, बस आपको तो उभयनिष्ठ रेखा पर इन दोनों बिंदु से डाले गए लंब का गुणनफल। तो बोलो 0,6 से अपन गुणनफल डालेंगे, तो 0,6 से इस रेखा पे लंब डालेंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा, इसको P1 लिखेंगे रूट, मतलब P1 तो मापा लगा देंगे ax1, तो a कितना है 1, x1 कितना है 0, तो 0 रहेगा। फिर माइनस by1 तो कितना जाएगा, b कितना है 2√3 और y कितना है y1 कितना है 6, तो 6 दूनी का 12√3 ये आएगा बच्चों। फिर कितना जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c कितना है माइनस के 30 बटे रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस रूट 12 तो कितना जाएगा ये 12 जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से P1 कितना जाएगा, तो P1 आ जाएगा अपने पास कितना 12, मतलब माइनस को अपन क्या हो जाएगा प्लस में, तो जाएगा 12√3 है ना बच्चों, 12√3 प्लस के 30 बटे √13 ये आ गया। ऐसे P2 बोलो तो 0, माइनस ऐसे P2 निकालो तो कितना जाएगा ये 0 माइनस प्लस के 12√3 माइनस के 30 बटे √1 प्लस के 12 तो कितना जाएगा ये 12√3 माइनस के 30 बटे √13। अब आपसे पूछा क्या है P1 P2 का गुणनफल पूछा है। तो बच्चों देखो 12√3 प्लस के 30 और 12√3 माइनस के 30 बटे √13 तो कितना जाएगा 13, समझ बच्चों √13। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 12√30 और 12√3 मतलब 12√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 144, भाई 12 का करेंगे 144 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो कितना जाएगा ये 4 3 12 2 12 13 3 1 3 और 1 6। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपने पास, नहीं गलत, 4 3 12 की 2 कैरी लगी 1 12 और 1 13 के 3 1 3 का 3 और 1 4 432, तो ये हो जाएगा अपने पास 432 माइनस 3 900 बटे 13। अब 900 में से 432 घटाओ बच्चों, 900 में से 432 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना जाएगा, अब बच्चों यहाँ पर 8 जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये ना इधर तो 8 जाएगा, इधर 9 इधर 10 9 में से 3 गए तो 6 और 8 में 4 गए तो 4, तो ये जाएगा 468, तो माइनस के 468 तो कितना आया बच्चों अपने पास आंसर, तो अपने पास P1 P2 आ गया माइनस के 468 बटे 13। अब इसको डिवाइड करो, माइनस के 13 जब 33 39। ठीक है बच्चों, तो 39 बचे कितने 7 और 8 3 की 78, तो P1 P2 कितना आया बच्चों, ये आया माइनस के 36। ठीक है, अब P1 P2 माइनस के 36 आ गया, तो 36 क्या था
36 था ए स्क्वायर की वैल्यू। अगर 36 किसकी वैल्यू थी, ए स्क्वायर की, यानी ए की वैल्यू 6 थी ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 36, तो ये हो गया माइनस के ए स्क्वायर। तो आंसर कितना जाएगा बच्चों, तो गुणनफल कितना जाएगा P1 P2 इज इक्वल टू माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आई अपने पास, क्या कैसे अपन ने इसको किया। चलो अब देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे किसकी, रेडिकल एक्सिस की। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये एडवांस का ओलंपियाड का क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी अपन ने ली, किस किस के टॉपिक को याद रखा, कैसे। हो सकता है मैंने बहुत स्लो समझाया, आप उसकी स्पीड को तेज करके धीरे जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये अपना एक कॉन्सेप्ट था जो हमने पूरा कंप्लीट किया। कहीं भी इसमें दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। चलो अब करते हैं बच्चों अपन एक लास्ट टॉपिक जो अपना रह गया, वो है रेडिकल एक्सिस सर्किल का। तो मूलाक्ष की बात करेंगे अपन बच्चों। तो मूलाक्ष क्या होता है कि एक मूलाक्ष ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिससे दो वृत्तों पर खींची गई एक पावर, यानी दो वृत्तों की पावर जो है समान होती है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, मूलाक्ष क्या होता है। तो पहले तो अपन हेडिंग लगाएंगे मूलाक्ष। इसको अपन बोलते हैं रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। ठीक है बच्चों, मूलाक्ष। तो रेडिकल एक्सिस की बात करेंगे क्या होता है। तो बच्चों देखो, दो वृत्त होते हैं अपने पास, एक वृत्त है x1 बराबर 0 और एक वृत्त है x2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों वृत्त कैसे हो सकते हैं बच्चों। देखो पहला कंडीशन तो ये जब दोनों इंटरसेक्ट ना करें। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब दोनों वृत्त क्या करें, एक दूसरे को स्पर्श करें। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। चौथी कंडीशन क्या होती है, जब दोनों एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें, ऐसे। ठीक है, और पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों अंदर कंटेंट हो, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। ठीक है, और छठी कंडीशन क्या हो सकती है, जब दोनों का सेंटर क्या हो, कोइंसाइड हो ना, कंसेंट्रिक। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 केस हो सकते हैं ना। तो इन 6 केसों में आप लोगों को मूलाक्ष निकालना है। मूलाक्ष और कॉमन, टेंजेंट, ये सब चीजें कॉमन सी है बच्चों, है ना, पूरी चीजें। चलो अब देखो बच्चों क्या है कि मूलाक्ष होता क्या है कि एक बिंदु कोई P है, इसका मुझे निकालना है बिंदु पथ। तो बच्चों जिस बिंदु का मुझे बिंदु पथ निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेता हूं मैं, h, k। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिससे दोनों बिंदुओं की पावर, शक्ति, यानी बिंदु की शक्ति। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिससे दोनों बिंदुओं की शक्ति, शक्ति कैसे निकालते हैं, ऐसे टेंजेंट खींच देंगे, दोनों वृत्तों की शक्ति, ये टेंजेंट क्या हो, समान हो, यानी ये वाली दूरी मतलब शक्ति समान हो। ठीक है, शक्ति क्या होती है, किसी बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें मैंने आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका। यानी अब इस बिंदु P को ऐसे चलाना है कि यहां पे लाओगे तो इससे इस बिंदु की शक्ति, इस बिंदु से इस वृत्त पे शक्ति और इस बिंदु से इस वृत्त पे शक्ति क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। मूलाक्ष क्या होगा, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ, ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिससे दोनों वृत्तों पर, जिससे दोनों वृत्तों की शक्ति, दोनों वृत्तों की शक्ति समान हो, दोनों वृत्तों की शक्ति समान हो।
यानी ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे दोनों वृत्तों की शक्ति क्या हो, समान हो। और शक्ति देखो पहले वाले की क्या लिखेंगे, x1 h, k, और दूसरे वाले क्या लिखेंगे, h2 h, k। ऐसा करेंगे बच्चों। तो x1 h, k निकालना बता दिया मैंने आपको जनरलाइज समीकरण। मान लो इसके आपको सामान्य समीकरण में g1 f1 और c1 है, और इसके में आए आपके g2 f2 c2। तो क्या जाएगा बोले यहाँ पे अपने पास ये जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस के 2g1x प्लस के 2f1y प्लस के c1 बराबर, और ये कितना जाएगा h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के 2g2x2 प्लस के 2f2y प्लस के c2। अब बच्चों देखो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर k स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा 2g x कॉमन ले लूं ना मैं, अगर 2x कॉमन ले लूं तो जाएगा g1 माइनस g2। ठीक है बच्चों, इधर क्या ऐसे ही 2y कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। और बच्चों ये तो बन गई एक सीधी लाइन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन का समीकरण बन गया, तो सीधी लाइन ही आएगी। तो ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे दोनों वृत्तों की शक्ति समान हो तो आकृति क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। देखो x का गुणांक और y का गुणांक, सिंपल। ऐसा समीकरण जिसमें केवल x और y पे घात 1 हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है वो, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन। अच्छा इस स्ट्रेट लाइन की ढाल बताओ, तो ढाल m इसकी ढाल माइनस के x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 2g1 माइनस g2, यही है, बटे y का गुणांक कितना है 2f1 माइनस f2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना जाएगा माइनस के g1 माइनस g2 बटे f1 माइनस f। तो ये क्या हुई, इस बिंदु पर से बनी जो रेखा है उसकी ढाल हो गई माइनस g1 माइनस g2 बटे f1 माइनस f2। समझ आए बच्चों? चलो अब अपन इसके बात कर लेते हैं। तो इस समझ में आ गई, तो ये कंडीशन हो गई इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये अपने पास सेंटर है C1 और ये अपने पास सेंटर है C2। मैंने इसके C1 के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस के G1 माइनस के F1, और इसके निर्देशांक क्या होंगे माइनस के G2 माइनस के F2। ये तो अपन कैसे निकालेंगे, समीकरण देख के निकालेंगे ना ये तो। ठीक है बच्चों, अब इसकी ढाल बताओ क्या हो जाएगी, इसकी ढाल C1 C2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल याद करो एक बार। तो C1 C2 की ढाल कितनी रहेगी, m C1 C2 इज इक्वल टू माइनस, जब माइनस करो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है माइनस के f2, y2 माइनस y1 कितना है माइनस के f1, तो प्लस के f1 बटे x2 माइनस x1, x2 कितना है माइनस के g2 माइनस x1 कितना है माइनस की g, तो माइनस प्लस के g1, तो कितना जाएगा बच्चों ये f1 माइनस f2 इसकी ढाल बटे g1 माइनस g2। और अब देखो बच्चों, अरे ये क्या हो रहा है बच्चों, यानी आप जो रेडिकल एक्सिस है ऐसे बिंदु का बिंदु पर जो एक स्ट्रेट लाइन बनी उसकी जो ढाल आई y माइनस g1 माइनस g2 बटे f1 माइनस f2, और C1 C2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल आई f1 माइनस f2 बटे g1 माइनस g2। अब यदि मैं इसको उल्टा करके माइनस हटा दूं, इसको उल्टा करके माइनस हटा दूं, तो ये आ जाएगा। अरे हाँ गुरुजी, ये बात तो सही कह रहा, इसको उल्टा करके मैं क्या चिपका दूं, माइनस चिपका दूं, तो ये आएगा। तो इसका मतलब यानी रेडिकल एक्सिस यानी मूलाक्ष और C1 C2 को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे को क्या करती है, परपेंडिकुलर करती है, यानी एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। समझ में आया बच्चों? ये चीज समझ आई ना? और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कोई दिक्कत है क्या आपको? ये लंबवत होती है। चलो समझ में आया बच्चों? अब बताओ इसके लिए, तो ये सब चीजें समझ आई, मूलांश ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे दोनों की शक्ति समान होती है, और इसकी कंडीशन अपन ने ऐसे चेक कर ली, और इसकी ढाल अपन ने ऐसे निकाली, फिर अपन ने ये दोनों C1 C2 की ढाल निकाल ली, फिर अपन ने ये रिलेशन बनाया कि इसकी ढाल को उल्टा करके माइनस करता तो यही आ गया। इसका मतलब मूलांश और C1 C2 को मिलाने वाली रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है। अब बात करेंगे अपन बाकी के केस के लिए मूलांश कैसे बनेगा। तो पहले वाले केस के लिए मूलांश बना लिया हमने,
अब दूसरे वाले केस में बोलो मूलाक्ष क्या होगा कि मूलाक्ष को बच्चों क्या जाएगा, इसका मूलाक्ष इसकी कॉमन टेंजेंट ये जाएगा, ये इसका मूलाक्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो अपन ने ये जो मूलाक्ष ना, इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण ये रहा, लेकिन जब आप गौर से पढ़ना हो ना बच्चों तो इसके समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं x1 - x2 बराबर 0। देखो देखो देखो, अरे बच्चों आपने देखो इसका समीकरण, ये जो समीकरण बना ना स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, x1 - x2 तो अपन ने पढ़ा था कॉमन कोड का समीकरण, और वही समीकरण इसका बन रहा है। देख लो ना यहां से। अरे बच्चों नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें अपन ने क्या लिखा है, x की जगह h, y की जगह k, x की जगह h, y की जगह k, ये अपन ने है ना, तो यहाँ रहेगा h और यहाँ रहेगा k। ठीक है बच्चों। अब देखो ना ये क्या है, x1 - x2 था, ये क्या है x1 - x2, जिसमें x² और x² के इस बढ़ जाएगा आगे लेट बाय पॉइंट बच्चों, तो x1 - x2, तो ये भी क्या जाएगा इसका समीकरण x1 - x2 बराबर 0। ये यानी अब इस लाइन पे स्थित किसी बिंदु से अपन यदि इसकी शक्ति निकालेंगे तो वो शक्ति क्या आ जाएगी, हमेशा समान आएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें बोलो, इसमें ये हो जाएगा, ये इसका मूलांश हो गया, और इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x1 - x2 बराबर 0। अच्छा इसमें बोलो मूलांश क्या जाएगा, इसमें मूलांश 0 है, इसमें इसका x1 - x2 बराबर 0। अच्छा मतलब इसमें मूलांश बोलो, इसमें मूलांश क्या आएगा बच्चों, देखो ध्यान से समझ लेना, मूलांश का एक पॉइंट और अच्छे से, तो मूलांश का एक पॉइंट क्या समझना कि अपन मूलांश लेंगे कैसे, किस प्रकार लेते हैं। तो बच्चों देखो हमेशा शक्ति क्या होगी, शक्ति धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी शक्ति है, लेकिन बच्चों देखो यदि कोई बिंदु P बाहर है, वृत्त के बाहर है, तो बिंदु P जब वृत्त के बाहर स्थित होगा तो उसकी शक्ति हमेशा धनात्मक आएगी उस वृत्त के सापेक्ष। ठीक है बच्चों। और जब वो बिंदु P वृत्त पर स्थित होगा तो उसकी शक्ति 0 आएगी, और जब वो बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित होगा तो उस वृत्त की शक्ति उस बिंदु के सापेक्ष ऋणात्मक आएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन रेडिकल एक्सिस में जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं की दोनों वृत्तों के सापेक्ष शक्ति हमेशा समान होगी। यदि धनात्मक है तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगी, 0 है तो 0 रहेगी। तो बच्चों देखो ये वाला पॉइंट लिया, तो इस वाले पॉइंट की इस वाले वृत्त के सापेक्ष ये वाला पॉइंट हमेशा बाहर है तो शक्ति हमेशा धनात्मक होगी, और इस वाले सर्किल के लिए भी ये वाला पॉइंट हमेशा बाहर होंगे तो शक्ति धनात्मक होगी, तो बराबर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। इस वाले केस में देखो जब ये वाला बिंदु यहाँ पे, तो दोनों ये वाला बिंदु इस वाले सर्किल के लिए, इस वाले सर्किल के लिए बाहर स्थित है तो शक्ति हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी, इसके लिए और इसके लिए तो बराबर। सुना है बच्चों। अच्छा जब बिंदु P यहाँ पे होगा, जब इसको स्पर्श करेगा तो अब शक्ति क्या हो जाएगी, 0, तो इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, तो शक्ति अभी भी समान है। शक्ति हमेशा क्या होनी चाहिए, समान। अब इस वाले केस में देखो बच्चों, जब बिंदु P यहां से लेके यहां तक होंगे, यानी इधर होंगे बिंदु, तो इन सभी बिंदु ये दोनों सर्किल के लिए बाहर है, दोनों ही सर्किल के लिए बाहर है, तो दोनों की शक्ति समान आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक है बच्चों। लेकिन जब बात करेंगे इसके अंदर की, तो अब ये जो अंदर होंगे बिंदु P, तो ये बिंदु P इस वाले सर्किल के लिए भी अंदर है और इस वाले सर्किल के लिए भी अंदर है, तो शक्ति ऋणात्मक होगी दोनों की। तो समान होंगी ना, ऋणात्मक ऋणात्मक समान होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक के लिए बिंदु P अंदर है और एक के लिए बिंदु P बाहर है, तब फिर मामला गड़बड़ जाएगा। एक के लिए धनात्मक, एक के लिए ऋणात्मक, तो हाउ कैन बी से धनात्मक इज इक्वल टू ऋणात्मक। समझ आया बच्चों। दो नंबरों के समान तभी होंगे जब दोनों सेम नेचर के हो, अदरवाइज होंगे ही नहीं। मैंने बोला 2 - 2 परिमाण समान है, लेकिन क्या उनका नेचर समान है क्या, एक तो प्लस के 2 एक माइनस के 2, तो दोनों इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे मेरे बच्चों। तो ये चीज आपको समझनी है। तो इसके लिए बात, तो इसका मूलांश यही बनेगा। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखो मूलांश दोनों ही सर्किल के लिए सारे बिंदु क्या है, बाहर स्थित है, तो धनात्मक समान आएंगे, शक्ति समान आएगी, और इस वाले पॉइंट के लिए क्या जाएगी, 0, तो दोनों के लिए 0 होगी। अब इसमें बनाना है। अब बच्चों देखो इसमें गलती क्या कर देते हैं, कभी कभी बच्चे मूलांश को ऐसे बनाते हैं। अब मूलांश को ऐसे बनाएंगे तो बच्चों देखना
जब मैं ये वाला बिंदु लूंगा यहां से ये वाले बिंदु, तो इन सभी बिंदुओं के लिए दोनों सर्किल के लिए बाहर है तो शक्ति धनात्मक है, चलेगा। लेकिन जैसे मैंने ये वाला ले लिया तो इस वाले बिंदु के लिए ये वाला सर्किल तो अंदर है तो शक्ति ऋणात्मक होगी, इस वाले सर्किल के रेस्पेक्ट में तो शक्ति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन इस वाले सर्किल के रेस्पेक्ट में शक्ति क्या जाएगी, धनात्मक जाएगी। तो ऋणात्मक बराबर धनात्मक, हाउ कैन वी से कि बोथ आर इक्वल। आगे में बच्चों, तो इसलिए आप अपने कॉमन सेंस लगा सकते हो कि इसकी मूलांश कहाँ आएगा, बाहर ही आएगा। इसका मूलांश किधर आएगा, इधर, x1 माइनस x2 बराबर 0। अच्छा इसका मूलांश बोलो कहाँ आएगा, तो इसका मूलांश बोलो 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 बोलो। अरे बच्चों तो दोनों का सेंटर ही सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, तो सेंटर सेम है तो g1 g2 की वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल कांस्टेंट बचेगा, कोई मूलांश बनेगा ही नहीं। तो इस वाले केस के लिए मूलांश नहीं बनेगा, समझ आया बच्चों। तो दो वृत्तों का कैसी भी कंडीशन हो मूलांश हमेशा ज्ञात होता है, केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें मूलांश नहीं होगा, जब दोनों वृत्तों का केंद्र क्या हो, कॉन्सेंट्रिक हो, कॉन्साइकिल हो, यानी एक ही बिंदु पे केंद्रित हो, तब जाके उसका मूलांश नहीं निकालेंगे। तो बच्चों देखो मूलांश पढ़ा, बिंदु मूलांश में अपने एक कंडीशन पढ़ी कि मूलांश होता क्या है, परिभाषा पढ़ी, ऐसे बिंदु का बिंदु पर जिससे दोनों वृत्तों की शक्ति क्या हो, समान हो। फिर अपन ने इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन को देख के अपन बताया अरे ये तो सीधी रेखा की है, इसका मतलब मूलांश का बिंदु पर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो उसकी ढाल निकाल ली अपन ने। जब उसकी ढाल निकाली तो अपन ने ये चेक किया कि C1 C2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल और ये वाली ढाल एक दूसरे के लंबवत होती है, इसका मतलब C1 C2 को मिलाने वाली रेखाखंड और मूलांश ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि अलग अलग टाइप के मूलांश कैसे कैसे निकालेंगे, मूलांश कैसे अपन ड्रॉ करेंगे, दो सर्किल के लिए कहाँ पोजीशन आएगी, तो पोजीशन मूलांश की वही लेनी है जहां से दोनों सर्किल के लिए या तो शक्ति पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऐसे नहीं होगी कि एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव या एक के लिए जीरो हो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे अपने आगे में पढ़ना बच्चों, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया। अच्छा फिर इसकी इक्वेशन अपन ऐसे ले सकते हैं x1 - x2 = 0, इसकी भी x1 - x2 = 0, इसकी भी x1 - x2 = 0। तो ये सब चीजें देखो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ चुके थे। अब अपन बात करें कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चन जो मूलांश के ऊपर पूछे जाते हैं, क्या क्या किस टाइप के है ना बच्चों, तो ये सब चीजें आप नोट डाउन करना अच्छे से। चलो रेडिकल एक्सिस यानी मूलांश की बात होती है और अब बात करेंगे बच्चों अपन कि कॉमन टेंजेंट से कैसे रिएक्ट करता है, कॉमन टेंजेंट से मूलांश कैसे बिहेवियर करता है। तो देखो बच्चों मैंने लिया पहला नोट 1, तो बच्चों मैंने एक सर्किल लिया x1 = 0 और एक दूसरा सर्किल लिया मैंने x2 = 0, ठीक है। बाहर होंगे तो बाहर कंडीशन क्या होती है, अच्छा इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, दोनों को मिलाने वाली रेखा खंड ये रेखा खंड हो गया, ठीक है बच्चों। और ये भी मुझे मालूम है कि इस पे कॉमन टेंजेंट कौन से खींचेंगे, तो एक कॉमन टेंजेंट तो ये हो जाएगा जो यहाँ कट करेगा, ठीक है बच्चों। एक्सटर्नली कट करेगा R1 और R2, यानी इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R1 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये दूरी हो जाएगी R2 इकाई की और ये दूरी हो जाएगी R1 इकाई की। ये अनुपात में बच्चों है ना, इतने बाई इतने का रेशियो, मतलब दूरी नहीं है, मतलब ये अनुपात में भाग R2 भाग R1 भाग के इक्वल, यानी R2/R1 के इक्वल है ना, ठीक है बच्चों। इतना चीज समझ आए। अच्छा एक अब देखो बच्चों यहाँ पे जो मूलांश होता है, मूलांश ये होता है, इसका मूलांश ये रहा x1 - x2 = 0, ठीक है बच्चों। इन दो वृत्तों का मूलांश ये रहा, यानी इस मूलांश पे स्थित कोई भी बिंदु है P,
उससे इन दोनों वृत्तों की शक्ति क्या होगी, समान होगी। तो बच्चों जब ये है आपके पास क्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन या इंटरसेप्ट ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड रेडिकल एक्सिस, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तथा मूलाक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया ये। अब इस बिंदु, ये बिंदु मैंने बोल दिया Q, क्या बोल दिया Q। तो इस Q के सापेक्ष x1 की शक्ति, तो x1Q, ठीक है बच्चों, और इस Q के सापेक्ष x2 की शक्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बच्चों ये बिंदु P कहाँ है, बाहर है, तो ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक होगा, तो इसका रूट ले लेंगे, तो इसका रूट ले लेंगे x1Q, इसका रूट ले लेंगे x2Q, तो ये भी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, समान ही आएंगे, रूट ले लो ना, समान आएंगे। इसका मतलब इस बिंदु से, अब देखो बच्चों ये टेंजेंट है T1 T2 टेंजेंट है, तो यानी इस बिंदु से ये वाली दूरी और इस बिंदु से ये वाली दूरी क्या है, समान है। तो यानी एक अपन बोलेंगे अब क्या कि जो रेडिकल एक्सिस होता है, जो मूलाक्ष होता है दो वृत्तों का, तो दो वृत्तों का जब दो वृत्त बाहर स्थित है एक दूसरे के, मतलब जब दोनों वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये वाली कंडीशन में क्या हो गया कि दोनों वृत्तों पे खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को मूलाक्ष क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मूलाक्ष ना रेडिकल एक्सिस, जिसने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को मिड पॉइंट पे काट दिया, मिड पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही एक और क्या बनता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये भी बनेगा इस साइड का, इसको भी काटेगा मिड पॉइंट पे, ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट पे काटेगा, ये परपेंडिकुलर होता ही है C1 C2 को मिलाकर। अच्छा एक और देखो, ये तो गए TCTs, अब TCTs की बात करो तो TCTs क्या होते हैं, ये होते हैं TCTs, ठीक है। ये भी तो होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इसको भी देखो यहां से ये दूरी और यहां से दूरी बराबर, इसका मतलब TCTs और DCTs को मिला के क्या बोलूंगा मैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो अच्छा बच्चों DCT और TCT को अलग अलग नाम बोल के मैं बोल दूंगा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, क्योंकि ये सबको काट रही है। तो दो वृत्तों का मूलाक्ष वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखा को मध्य बिंदु पर विभाजित करती है, काटती है। समझ में आएगा बच्चों? तो ये अपना एक नोट 1 हो गया। तो बच्चों समझ में आया? आगे कटिंग बाय पॉइंट बच्चों, हाउ कैन वी डील फॉर दिस नोट 1? नोट 1 से अपन ने कैसे डील की? अब कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी नहीं, मैं तो मान लो मूलाक्ष मतलब दो वृत्तों की कंडीशन ऐसे हो, ये कंडीशन हो, तब बोलो, तब भी वैलिड करेगा, इसका मूलाक्ष ये होगा। अब इसमें जो कॉमन टेंजेंट होगा वो ये होगा। अब भी तो बिंदु P बाहर है और इसमें जो कॉमन टेंजेंट होगा वो ये होगा। अब भी तो बिंदु P बाहर है तो काटेगा, तो बराबर होंगे। समझाया बच्चों? तो इसका मतलब ये जो लाइन बनी ना, ये लाइन यूनिवर्सल है, मतलब हर पांचों केस में वैलिड है कि दोनों वृत्तों का मूलाक्ष वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को मध्य बिंदु पे काटता है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लेना। नोट 1 में ये चीज अपन ने सीखी है। चलो अब बात करें नोट नंबर 2 की। आर यू रेडी माय फ्रेंड बच्चों? चलो ठीक है बेटू, ठीक है बेटू, समझ में आया? ओके, समझ में अब बात करेंगे नोट नंबर 2 की। नोट नंबर 2 बच्चों, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है? मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी के ऊपर क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है कभी कभी। सर्किल का आपको बोल दिया जाएगा कि दो सर्किल है, x1 बराबर 0 व x2 बराबर 0। तीसरे सर्किल, तीसरे वृत्त x3 बराबर 0 से लंबकोणीय से क्रमशः लंबकोणीय प्रतिच्छेद है, लंबकोणीय
प्रतिच्छेद है। तो तीसरे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। तो तीसरे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। आपसे ये पूछा, भला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको कैसे डील करोगे? हाउ कैन वी डील फॉर दिस क्वेश्चन? तो बच्चों देखो, एक तीसरा वृत्त है, तो ये तीसरा वृत्त है, इस तीसरे वृत्त से दो वृत्त है जो लंबकोणीय है। अब दोनों वृत्त आपस में क्या है? तो देखो, ये तो x3 बराबर 0 है, ये x1 बराबर 0 है, ये x2 बराबर 0 है। अब इन दोनों का रिलेशन पता नहीं, इन दोनों का रिलेशन पता है कि ये कैसे है, लंबकोणीय प्रतिच्छेद। अब लंबकोणीय प्रतिच्छेद है, तो बच्चों देखो, मैं इसकी बात करूं, x1 और x3 की बात करता हूं, तो बच्चों ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से x1 पे खींची गई टेंजेंट, इस वाले पॉइंट से x1 पे खींची गई टेंजेंट, बोलो कहां से पास करेगी? x3 के सेंटर से पास करेगी। ये मालूम है बच्चों, ये बता देना मैंने लंबकोणीय में। तो अब ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इस रेडियस के बराबर, x3 की रेडियस के बराबर, यानी r3 के बराबर, ठीक है बच्चों। ऐसे बोलो इस वाले x2 यानी प्रतिच्छेद बिंदु ये रहे दोनों, तो इस वाले प्रतिच्छेद बिंदु जो कि x2 पे भी स्थित है और x3 पे भी स्थित है। अब मैं इस बिंदु पे x2 पे टेंजेंट खींचूंगा, किस पे खींचूंगा? x2 पे टेंजेंट, ठीक है बच्चों। तो x2 पे जब एक टेंजेंट खींचूंगा तो वो टेंजेंट कहां से पास करेगी? इस वाले सेंटर से पास करेगी, तो ये भी क्या जाएगी मेरे पास? r3 के ऊपर। अब बच्चों देखो, तो दो वृत्त, तो ये दो वृत्त है, दोनों वृत्त का एक कोई बिंदु P ऐसा है ना, जिससे दूरी क्या है? समान। दूरी समान है तो इसकी बिंदु की शक्ति भी क्या होगी? समान होगी। अरे दूरी का वर्ग कर दो ना तो समान होगी, तो इसका मतलब ये बिंदु P क्या हो जाएगा? ये बिंदु P मूलाक्ष पे स्थित होगा। ये बिंदु P किस पे स्थित होगा? मूलाक्ष पे। किसके मूलाक्ष पे? इन दोनों के मूलाक्ष पे। इन दोनों का मूलाक्ष का समीकरण कैसे लिखोगे? x2 x1 बराबर 0। हर एक बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? देखो, एक तीसरा वृत्त था और दो वृत्त इससे आपस में क्या थे? लंबकोणीय प्रतिच्छेद थे। तो इस बिंदु से x1 पे खींची गई स्पर्शरेखा x3 के सेंटर से गुजरेगी और इस बिंदु पे x2 पे खींची गई स्पर्शरेखा x3 के सेंटर से गुजरेगी। इसका मतलब इन दोनों की दूरी क्या जाएगी? समान हो जाएगी इस बिंदु से, इसके सेंटर से। अब जब ये सेंटर से ये दूरी समान है तो इनकी बिंदु की शक्ति भी क्या होगी? समान होगी इन वृत्तों की। इसका मतलब ये बिंदु P कहां पे स्थित होगा? इन दोनों के मूलाक्ष पे, और इन दोनों का मूलाक्ष मेरा x2 - x1। समझ आया बच्चों? तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले दिए गए दोनों वृत्तों के समीकरण से x2 - x1 निकाल लो, ठीक है बच्चों। फिर ये जो x2 - x1 जब आपने निकाल लिया, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन जैसे बता ही देता हूँ, मतलब क्वेश्चन कंडीशन आपको दे देगी। जैसे देखो, आपने x2 - x1 निकाल लिया, पहली स्टेप ये आपने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। जब आप ये x2 - x1 निकालोगे तो अब आपको पता लग जाएगा x2 - x1 एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे ax + by + c बराबर 0, ऐसा कुछ बनेगा। अरे बनेगा ना मेरे बच्चों? अरे हाँ ना तो बोल दिया करो बच्चों, बनेगा ना? हाँ। अब इस पे इसका जो केंद्र होगा ना, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो कहां पे स्थित होगा? इस बिंदु पे। तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को क्या करेगा? वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चों। अब बिंदु P मान लो आपको अज्ञात है तो t के रूप में निकालो उसको। जैसे x की वैल्यू t ले ली तो हो जाएगा 80, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी? तो बच्चों ऐसे आप कर सकते हो ना, ये मैंने आपको प्राचार रूप में लिखना बताया t के रूप में, तो प्राचार रूप में लिख देना आप। तो प्राचार रूप में केंद्र के निर्देशांक जाएंगे, ये वाला केंद्र के निर्देशांक जाएंगे। अब जिस बिंदु पे ये स्पर्श कर रहे हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, तो अब एक चीज तो आपको देगा। तो बच्चों देखो, जब आपको एक कोई वृत्त का समीकरण पूछे तो तीन चीजों का ज्ञात होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है बच्चों, तीन चीजों का। तो अब आपको या तो ये बिंदु आपको दे देंगे, पहली चीज तो है वो दोनों लंबकोणीय प्रतिच्छेद है, दूसरी अपन ने ये निकाल ली, अब तीसरी अपन को ये बिंदु दे देंगे, इस बिंदु पे काट रहे हैं। तो यहां से r3 मतलब ये रेडियस निकाल के अपन क्या कर सकते हैं? इस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। समझ आया बच्चों? हाउ कैन वी डील फॉर दिस क्वेश्चन?
तो नोट नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है, तो थ्योरी अभी आप याद रखना, क्वेश्चन अपन इसको करा देंगे। क्वेश्चन बच्चों अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो पूरा कॉनिक सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद ही कराऊंगा। सर्किल, परवलय, इलिप्स ये सब करने होने के बाद फिर मैं इसके डाउट सेशन, इसके एडवांस में आए हुए क्वेश्चन अपन लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी 20 या 25 तारीख तक अपन इसको कंप्लीट कर देंगे ना बच्चों। चलो अब तो परवलय और ये तो छोटे छोटे से चैप्टर है बच्चों। अब एक और नोट नंबर 3 पढ़ के और इसको खत्म करते हैं, तो आज अपना सर्किल का टॉपिक क्लियर हो जाएगा बच्चों। नोट नंबर 3 में देखो क्या है कि आपको 3 सर्किल दे दिए, 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2, इसका सेंटर C3। मतलब C1 C2 को मिलाने का रेखाखंड ये। ठीक है बच्चों, अब C1 C2 को जो ये रेखाखंड है, तो X1 X2 का जो मूलांश होगा वो ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर। ये किसका मूलांश है, यानी इसका समीकरण क्या होगा, x1 - x2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बोलो C2 C3 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसके लंबवत इसका मूलांश, तो इसका मूलांश ये हो गया। मान लो क्या जाएगा इसका समीकरण, x2 - x3 बराबर 0 ये जाएगा। फिर ऐसे ही ये C2 C3 C1 C3 को मिलाने वाले रेखाखंड और इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसका समीकरण क्या रहेगा, x1 - x3 ये इसका समीकरण बनेगा। अब अपन ने क्या देखा कि 3 वृत्त जो है उनका रेडिकल एक्सिस क्या होगा, तीनों वृत्तों का एक पॉइंट पे क्या करेगा, कौन साइकिल करेगा, मतलब कंसंट्रेट करेगा एक बिंदु पे, तो इस बिंदु को अपन बोलते हैं रेडिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको मेरे बच्चों, इसको बोलेंगे रेडिकल सेंटर। तो कैसे अपन इसको प्रूफ करेंगे, हाउ कैन वी प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है कि तीनों वृत्तों का रेडिकल सेंटर एक बिंदु से क्या होता है, प्रतिच्छेद करता है एक बिंदु से। कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले वाले रेडिकल सेंटर, जो पहले वाला x1 x2 ना, तो रेडिकल ऑफ 1 और 2 का इक्वेशन क्या आ गई, x1 - x2 बराबर 0 आ गई। अगर दूसरे वाले की बोलो 2 3 की बोलो, 2 3 की क्या आ गई इक्वेशन, x2 - x3 बराबर 0। अगर तीसरे वाले की बोलो रेडिकल कितने आएंगे, x1 - x3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो आप गौर से देखना बच्चों कि ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो दो लाइनों को जब हम जोड़ेंगे, L1 L2 को जोड़ो, L1 + L2 करो, तो L1 + L2 करेंगे तो कितना जाएगा, जोड़ेंगे तो x2 से x2 कट जाएगा, तो x1 - x3। तो दो लाइन को जोड़ने पे तीसरी लाइन का समीकरण आ रहा है, यानी इसको अपन लिखेंगे L3 = L1 + λ L2, जहां लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1। बच्चों ये तो फैमिली ऑफ सर्किल बन गया, मतलब फैमिली ऑफ लाइन बन गया। तो फैमिली ऑफ लाइन में देखो L3 क्या है, यानी L1 L2 के प्रतिच्छेद बिंदु से होके भी क्या गुजरेगी L3, तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ हो गया। और रेडी माय पॉइंट बच्चों, अब इसको अपन को निकालना है, रेडिकल सेंटर निकालना है, तो कैसे निकालोगे रेडिकल सेंटर से बोलो, को देखो ये इक्वेशन हो गई, 3 इक्वेशन हो गई, कोई भी 2 इक्वेशन का आप विलोपन विधि लगा लो, x y की दिशा में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तो जेईई मेंस में क्वेश्चन बनेगा, तो आप घबराना मत, रेडिकल सेंटर वो ये क्या होगा, अरे ये तो बहुत सिंपल सा है, आप निकाल लो, खत्म। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अपना सर्किल कंप्लीट होता है पूरा। अब अपन परवलय स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, परवलय, इलिप्स और हाइपरबोला, ये 3 चैप्टर होने के बाद फिर अपन ये कॉनिक्स, ज्योमेट्रिकल कॉनिक सेक्शन से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेंस में। तो बच्चों बेटू आप घबराओ मत, आपके मैथमेटिक्स गुरु आपके सब आपके साथ है। ठीक है, ओके बच्चे, हैव ए गुड डे।